करा है तो अब हुआ है। अब आइए, ठीक है। इज दिस ओके, ये वाला पार्ट? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। अब इस चीज की एप्लीकेशन को लेके मैं चल रहा हूं आगे। अब सपोजिंग मैं ये ब्लॉक्स हटा देता हूं, ठीक है, मैंने ये हटा दिया ब्लॉक, और अब मैंने बोला कि ये एक जेंटली स्लोपिंग सी बेड है 2 मीटर का। इट्स अ जेंटली स्लोपिंग सी बेड। तो अब ये केस बन गया मेरा ड्राई डॉक ग्राउंडिंग का। एग्रीड? यस सर। ओके। सो अब मैं, ग्राउंडिंग मेरी हुई है एपी पे, यहां से मेरा पी एक्ट करना चालू होता है। 2 मीटर की मेरी सी बेड की स्लोप है, मेरी ट्रिम 3 मीटर की है। What will be the P when I'm sitting all over on the blocks, मतलब all over on the seabed? टीसी कितना होगा? 1 मीटर। बिल्कुल ठीक। So TC will be 1 मीटर, बिकॉज इनिशियल ट्रिम मेरी 3 थी, 2 मीटर के मेरी सी बेड है, तो टीसी मेरा 1 मीटर हो गया। तो मैं P3 निकाल सकता हूं। दैट मीन्स व्हेन द वेसल इज सीटेड ऑल ओवर ऑन द सी बेड। करेक्ट? अब अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेरे को दिया हुआ है कि, अच्छा, how will I identify the slope of the seabed? तो सपोजिंग मेरे को दिया हुआ है कि मेरे ड्राफ्ट्स आगे के हैं 4 मीटर्स और पीछे के हैं 7 मीटर्स। तो मेरी स्टर्न ट्रिम है 3 मीटर की। और फिर मुझे कहता है कि एंड द वेसल रन्स अग्राउंड, और एक्सटर्नल हैंड लेड साउंडिंग लाइन से डेप्थ की साउंडिंग करी गई, एक्सटर्नल हैंड लेड लाइन से। ओके, यू ऑल नो व्हाट अ हैंड लेड लाइन इज? यस सर। यस सर। तो जब हमने हैंड लेड लाइन से साउंडिंग ली तो ये पाया कि आफ्ट साउंडिंग 7 मीटर है और फॉरवर्ड की साउंडिंग 6 मीटर है, 5 मीटर है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरी आफ्ट की 7 है और मेरा ड्राफ्ट भी 7 है। दैट मीन्स मेरा पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग क्या है? आई एम ग्राउंडेड एट एपी। Aft perpendicular. बिल्कुल ठीक। सो आई हैव गॉट ग्राउंडेड एट दिस एंड फॉरवर्ड the UKC is 1 मीटर बिकॉज मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट 4 मीटर है और फॉरवर्ड की मेरी साउंडिंग मैंने ली वो 5 मीटर आई। इसका मतलब जो मेरा यूकेसी आगे का है वो 1 मीटर का है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इससे मुझे ये पता चलता है ये दोनों से कि स्लोप ऑफ सी बेड is 2 meters turn. Do you agree on this? Yes, sir. ओके। सो मेरी ट्रिम 3 मीटर टर्न है, सी बेड की स्लोप 2 मीटर टर्न है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है fall in water line is supposing given as 0.8 meters. That means fall in tide is 0.8 meters. अब मुझे ये जानना है कि जब ये टाइड गिरेगा क्या मेरा बाव आगे टच डाउन कर जाएगा या नहीं? No, sir. तो 0.2 रहेगा ऊपर वैसे। हाँ जी। तो मुझे ये जानना है कि जब टाइड गिरेगा 0.8 meters, will the critical instant would it have happened? Yes or no? I can't make out by the look of it. I need to find that out. How do I do that? I have to do a check. Check for what? Check for waterline 3. So therefore, how do I do it? I first calculate P3. What will it take for the vessel to sit all over on the blocks? Then I calculate P upon TPC plus P into GF square upon MCTC into LBP is equal to fall in water line after contact, that is 80 centimeters. So compare P and P3. If P is less than P3, then vessel is still in the critical period. If P is greater than P3, vessel has crossed the critical period. Critical instant is over. Is that okay? Remember how we did the questions on grounding T2? Yes, sir. Yes, sir. So ये उस तरीके से चलेगा।
ये समझ में आ गया कि नहीं आया प्रोसीजर? Any doubt in the procedure or anything else that you have not understood? सर जब भी ऐसे क्वेश्चन में जेंटल स्लोपिंग सी बेड आएगा तो इसका मतलब ग्राउंडिंग पॉइंट इज आफ्ट परपेंडिकुलर. No, no, ओके. no. Supposing मैंने दे दिया होता आपको फॉरवर्ड ड्राफ्ट हैंडलेड साउंडिंग 5 and 7, मतलब बेसिकली मैं ऐसा कर देता क्वेश्चन आपको जिसमें के फॉरवर्ड ड्राफ्ट और फॉरवर्ड साउंडिंग सेम है. सर ये जो क्वेश्चन डाला है अभी सर इसमें फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे हो रही है. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ. अब जो आपने क्वेश्चन डाला उस पे आता हूँ. ओके, सो वी आर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन नंबर 2. Vessel of length given, LCF given, draft forward 8 and 9.8. ठीक है. TPC ये lightly runs aground, gently sloping seabed. Soundings taken. Forward depth is 8 and aft depth is 10.9. अब देखो, अब ग्राउंडिंग कहाँ हुई है? अब आगे हुई है फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. क्योंकि आगे में 8 है और जो साउंडिंग है वो भी 8 है. गॉट इट? सर फिर इसमें टीसी 0 हो जाएगा क्योंकि वो पीछे नहीं वाली तो नहीं अभी नहीं भी ऊपर ही नहीं गई. नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको. पहले तो डायग्राम समझना है ना. तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझने की जरूरत है. तो सो इस क्वेश्चन को आगे क्या है 8 और पीछे की क्या है 10.9. ओके, 8, ये 8, ये 10.9. ओके, और मेरे जहाज के ड्राफ्ट हैं 8 and 9.8. सो 8, 9.8. ये कहानी ये है. और ये वाटर लाइन है और ये आगे का ड्राफ्ट 8 और पीछे का 9.8 है. यानी कि पीछे की मेरी जो यूकेसी है वो 1.1 है. ठीक है, इज दैट ओके? अब ये कहता है पानी गिरा पहले क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर. सो ये मेरा पॉइंट जी है. यहां से मेरा पी एक्ट कर रहा है. ये मेरा सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है. ठीक है. सो जब 30 सेंटीमीटर पानी गिरेगा क्या मैं ऑल ओवर ऑन द सी बेड बैठ जाऊंगा? ये मुझे पता नहीं है. आई डोंट नो दिस. आई नीड टू फाइंड दिस आउट. सर बट जैसे डायग्राम में ये 1.1 मीटर यूकेसी है तो इस टाइम हमें पता तो है कि वो 20 सेंटीमीटर 1.1 तो नहीं चेंज कर सकता. नहीं, 30 सेंटीमीटर टाइड है. बट सपोजिंग यही क्वेश्चन में मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं इसको 80 कर देता. मतलब मैं यूकेसी के Yes. पास ले जाता आपको. ये 30 में तो आपकी बात सही है कि वो बड़ा ही क्लियर कट है कि सवाल नहीं उठता कि नहीं होगा. ठीक है, 30 में. तो सर फिर इसमें दोनों पे कैलकुलेट करनी है नहीं करनी है? हाँ, चेक करो. मैं ये कह रहा हूँ कि चेक करो. चेक यू नीड टू डू. तो
यू विल कैलकुलेट P3, वो आपको आता है कैलकुलेट करना, एंड P3 आप निकाल लोगे। फिर आप P निकालोगे फॉर द फॉल, दैट इज P अपॉन TPC प्लस P इंटू GF स्क्वायर ओवर MCTC into LBP is equal to 30. Now you will compare P and P3. Compare P and P3. Most likely P will be less than P3. Most likely P will be less than P3. Therefore, correct P is the P itself. अच्छा, मुझे ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड द ड्राफ्ट्स, तो मुझे ड्राफ्ट्स ढूंढने हैं। ओके, तो P इज माई करेक्ट P। ठीक है, अब मुझे एक चीज का ख्याल रखना है कि फाइनल जब 30 सेंटीमीटर पानी गिरेगा तो मैं स्टिल भी अभी भी मैं क्रिटिकल पीरियड के दौरान में हूं। आई एम स्टिल इन द क्रिटिकल पीरियड। अच्छा, व्हेन दिस 30 फॉल्स, व्हाट विल बी माय फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड? कैन समबडी टेल मी? 7.7. Same. करेक्ट। डू यू ऑल एग्री टू दिस? Yes, sir. रिमेंबर, चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने किया हुआ है। सो मेरा फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड तो मुझे मिल गया। ओके, मेरे को करेक्ट P भी मिल चुका है। सो TC is equal to trimming moment upon MCTC is equal to P into GF upon MCTC. P मेरे को मिल चुका है, GF पता है, MCTC पता है, TC मिल जाएगा। ओके, अब TA कैसे निकालूं? सर TF तो पता ही है। TF दिया हुआ है, so TA will be equal to TC minus TF, जो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। नहीं, TF नहीं पता मुझे, TF नहीं पता मुझे। TF नहीं पता मुझे। सर ये 7.7 है, इनिशियल 8 थी, तो ये 0.3 TF नहीं हो जाएगी? इस TF के कंपोनेंट के अंदर में मेरा मीन राइज भी जुड़ा हुआ है ना? मेन राइज भी आएगा सर। मीन राइज भी जुड़ा हुआ है ना इसके अंदर में मेरा, उस कंपोनेंट के अंदर में। सो TC निकाल लिया, TC निकाल लेंगे। TC निकाल लिया है, उससे TA निकालूंगा, TC इंटू LCF अपॉन LBP, इससे TA मिलेगा, इससे TF ले सकता हूं मैं, इज इक्वल टू TC माइनस TA। So final draft forward, final draft, initial drafts.
के मीन राइज माइनस आर टी एफ टी एफ का साइन माइनस टी ए का साइन प्लस, ये मुझे देगा ड्राफ्ट फॉरवर्ड और ये मुझे देगा ड्राफ्ट आफ्ट। और ये मेरा ड्राफ्ट फॉरवर्ड जो है वो 7.7 आना चाहिए, वो मेरा चेक बनेगा। ये मेरा 7.7 आना चाहिए। एंड सिमिलरली जो भी मेरी ट्रिम होगी तो वही मेरा डी ड्राफ्ट आफ्ट आएगा। ठीक है, इज दैट ओके? सर इसमें जैसे आपने जो नॉर्मल ग्राउंडिंग वाला केस बताया था कि डायरेक्टली यूज योर लॉन्ग फॉर्मूला टू कैलकुलेट पी, तो अभी यहाँ पे तो अपेरेंट है सर, जैसे 1.1 30 cm का फॉल है, तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग डायरेक्ट विद द लॉन्ग फार्मूला तब भी तो सेटिस्फाई हो रहा है सर। फॉरवर्ड ड्राफ्ट तो 7.7 ही आ रहा है। हाँ, इस केस में तो हो रहा है, इस केस में तो हो रहा है। बट सपोज वही वाली बात आ गई, अगर मैंने 80 दे दिया होता तो फिर क्या करते आप? ओके सर। तो इसलिए मैं बेसिकली आई एम स्टिकिंग बाय माय दिस थिंग कि जब भी फॉल दिया है ना, चेक करो ही करो। कुछ पता नहीं होता कहाँ पे क्या वैल्यूज में क्या वो किया हुआ है खेल पे। तो एक मेरा खाली P3 निकालने का ही है ना, वैसे कोई हाईटेक चीजें तो मैं निकाल नहीं रहा। जी सर, जी सर, ओके सर। फॉल में वी ऑलवेज कैलकुलेट फॉर हाँ 3। हाँ, एक चेक कर लो ताकि वो झंझट खत्म करो। अच्छा, अब दूसरा कहता है 2 मीटर की फॉल। अब ये बिल्कुल श्योर शॉट हो। P3 तो पहले ही निकाल चुके हो, तो एक बार ही यस निकाल सर। ली है तो अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बार निकालनी होती है P3। इसलिए मैं कर रहा था कि अगर पहले पार्ट के लिए हाँ जी। So is the first part okay? Now shall we come to the second part? Okay, सेकेंड पार्ट में 2 मीटर की फॉल है। तो मैंने लॉ इसमें भी एविडेंट है कि वो मेरा क्रॉस हो जाएगा, बट बेसिकली यू कैन डू दैट इफ यू वांट कि 2 मीटर फॉल विल मेक माय वेसल गो मोर देन दिस थिंग। सो अब मैं सीधा ही now watch very carefully what I'm going to do.
initial forward draft 8 meters, total fall 2 meters, therefore final forward draft कितना होगा? Six. Do you all agree on this? Yes, sir. ओके, सो मेरा फाइनल फॉरवर्ड ड्राफ्ट 6 मीटर का होने वाला है. स्लोप ऑफ सी बेड is 2.9 meters. Therefore, final draft aft will be 8.9 meters. Do you all agree to this? मतलब मेरा जहाज ऐसे था, पहले 1 जब ये ऐसे गिरा तो ये पिवट किया तो 1.1 गिरा पीछे में, और उसके बाद जो 0.9 पानी गिरा तो मेरा हाफ ड्राफ्ट जो है वो कम हो गया, और मेरी फाइनल ट्रिम जो है वो तो मेरी 2.9 ही रहनी है ना. Yes, sir. When I am sitting all over on the blocks, that means when I am sitting all over on the seabed, डेक्लिविटी के बराबर आ जाएगी. डिक्लिविटी के बराबर आ जाएगी. तो इसका मतलब है मेरा फाइनल ड्राफ्ट जब पानी गिर जाएगा 2 मीटर, फॉरवर्ड में 6 मीटर होगा और आफ्ट में 8.9 होगा. मतलब मैं पीछे भी बैठ चुका हूंगा. Yes, sir. अब इन सब को करने से पहले एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी. Since the fall in water line is 2 meters and which is more than the UKC, which is 1.1 meter, hence vessel would be sitting aground all over on seabed with a final trim equal to the slope of seabed equal to 2.9 meters. ये आपको लाइन एक लिखनी पड़ेगी. इन सबसे पहले the fall in water line is 2 meters, which is more than the UKC 1.1 meter. Hence, finally, vessel would be sitting aground all over on seabed with a final trim equal to the slope of the seabed equal to 2.9 meters. So, इसका सेकेंड पार्ट बड़ा जल्दी निकल आएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. Is that okay? हाँ जी. ठीक है ये क्वेश्चन. तो सर इसमें ऐसे ये लाइन ये जो मेंशन करके और उसके बाद यही जो कैलकुलेशन दिखाई आपने इतना दिखा के हो जाएगा. बस
ओके। तो अब आप क्वेश्चन पेपर में जितने भी जेंटली स्लोपिंग सीबेड के क्वेश्चंस हैं, हिंशिप के भी हैं, नॉन हिंशिप भी हैं, वो सब आप करने शुरू कर दो। सर जैसे अगर इसमें तो लॉन्ग फॉर्मूला लगा के करते हैं अपन, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है सर। जो मतलब ड्राफ्ट अपने से इससे किया 2 मीटर और 10.9 आफ्ट आ रहा है, तो वो रॉन्ग होगा मतलब मेथड फिर। नहीं, वो मेथड रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन उसमें करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें मुझे दिख रहा है कि मेरे फाइनल ड्राफ्ट 6 और 8.9 होने वाले हैं, और इसमें कोई गलती ही नहीं है। अब कैलकुलेशन में कहाँ गलतियां आप लोग करते हैं, मैं वो बता देता हूँ। तो सपोजिंग आप P3 निकालते, P3 तो पहले ही निकाल चुके थे, अब आपने लॉन्ग फॉर्मूले से P निकाला, वो P आपका P3 से ज्यादा होगा। एग्रीड? यस करेक्ट सर, ज्यादा होगा सर। तो ज्यादा होगा, लेकिन वो करेक्ट P नहीं है। मेरी वाटर लाइन 3 तो पार हो चुकी है, मैं वो लॉन्ग फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकता, वो तो खाली क्रिटिकल पीरियड के दौरान का है। एग्रीड? जी सर। यस सर। वाटर लाइन 3 के पार का फॉर्मूला क्या है P के लिए, लिखवाया हुआ मैंने आपको। मीन राइज वाला। बिल्कुल ठीक, मीन राइज। So I was supposed to have used mean rise. So I need to still come back to mean rise now. So mean rise में मुझे वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए यही ज्यादा आसान है ना मेरे लिए करने को, क्यों मैं उसमें लंबे चक्कर में पड़ूं। यस सर। That's why. ठीक है, चलो, let's stop here. Then you can practice all the sloping seabed questions जितने भी हैं, MV हिंशिप। प्रोसीजर यही रहे, प्रोसीजर रखना, याद रखना, चेक करना है। जस्ट रिमेंबर P3 लाइन एंड चेक। ठीक है, हिंशिप में भी करना है चेक। ओके, ऑलराइट, चलो, सी यू। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।